नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे गेहूं में लगने वाली अलग-अलग समय पर अलग-अलग डोज के बारे में। जैसे कि आपने रेगुलर वीडियोस को फॉलो करते हुए धान की फसल में भी सही समय पर सही खादों का उपयोग किया है, सही डोज मेंटेन करके अपनी फसल में लगाई है और अच्छा उत्पादन आप ले पा रहे हैं, उसी तरीके से आप गेहूं में भी अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि धान की लगी हुई डोज क्या हम गेहूं में भी उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। धान में लगा जो खाद आप धान के यूज़ कर रहे हैं धान में, उन्हीं खादों का उपयोग आप गेहूँ में भी कर सकते हैं, उससे आपको गेहूँ में भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको समय सीमा के बारे में बताऊँगा, डोज़ की मात्रा के बारे में बताऊँगा और खादों के बारे में बताऊँगा कि किन-किन खादों के कॉम्बिनेशन से आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको कुछ अच्छे खादों का भौकाल जो शब्द आपने सुना हो, भौकाल जानना हो तो वो इस वीडियो में आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि गेहूं के अंदर तूफानी फुटाव अगर लेकर आना है तो किस टाइप के खादों से आप ला सकते हैं। अच्छे उत्पादन के साथ-साथ आप बढ़िया फसल ले पाओगे और बिना टेंशन के ले पाओगे। आज की वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे किसान साथी जिन्होंने कि अपनी धान की पुआल को जुताई करके वहां पर गेहूं की बिजाई का मन बना लिया है या धान की 2 फसलें ली हैं, वो किसान साथी यहाँ पर बड़े गौर से सुने किस टाइप से हमें गेहूं का यहाँ पर ट्रीटमेंट करना है और गेहूं की फसल की बिजाई करनी है। सबसे पहले पॉइंट में बात करता हूं यहाँ पर बीज उपचार के बारे में। कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ सीड में लेनी है। सीड चाहे 8 किलोग्राम प्रति बीघा डाल रहे हो, चाहे 10 किलोग्राम प्रति बीघा डाल रहे हो, उस सीड को ट्रीट करने के लिए चाहे 50 किलो गेहूं है, चाहे 60 किलो है, उसको ट्रीट करने के लिए आप 100 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का पाउडर ले लीजिए। उससे आप अपने गेहूं को अच्छे से ट्रीट कर लीजिए। यदि ट्रीट करने का तरीका ना पता हो, पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, या फिर आप सीधे-सीधे गेहूं के दाने को हल्के-हल्के बहुत मामूली छींटे पानी के लगा के अच्छे से उस दवा का छिड़काव करके पूरे से कोट कर सकते हैं। कोट करने के बाद एक रात उसे छांव में रहने दें और सुबह के टाइम पर उसकी बिजाई कर सकते हैं। इससे आपको लाभ क्या देखने को मिलेगा साथियों? धान की फसल में 2 बार पुआल की जुताई हो चुकी है। तो 2 बार पुआल की जुताई होने से मिट्टी तो भुरभुरी हुई है, लेकिन मिट्टी के अंदर दीमक बढ़ गई है, मोटी वाली सुंडी गिड़ार बढ़ गई है, कई प्रकार की फंगस हमारे खेत में ज्यादा आ गई है। क्योंकि अगर हम लगभग 5 से 6 महीने अपने खेत में पानी भरा रखेंगे तो पानी उस फंगस को अट्रैक्ट करता है और जैसे ही पानी की मात्रा कम होती है यानी कि नमी थोड़ी कम होती है, वैसे ही दीमक ऊपर आ जाती है। तो दीमक हमारी फसल को प्रभावित करती है। उस पुआल के जो अवशेष होते हैं, उस अवशेष को खाने के लिए दीमक बहुत तेजी से ऊपर आती है। तो इसके हमारे नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगली फसल में। इससे बचाव करने के लिए हमारे पास में दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फंगिसाइड भी और कीटनाशक भी। अब इनका कॉम्बिनेशन हम एक साथ तो नहीं कर सकते, तो हम इनका कॉम्बिनेशन अलग-अलग कैसे करें, इस पॉइंट को बारीकी से समझें। यहां पर जब हमने सीड का ट्रीटमेंट कर दिया कार्बेंडाजिम मैनकोजेब के साथ में, तो हम बची हुई कार्बेंडाजिम मैनकोजेब को भी उसी सीड के साथ में मिला के बुरकाव करने के लिए तैयार कर लेंगे। यहां पर बीज की मात्रा की बात करते हैं। बड़े स्केल पर किसान साथी यहां पर अपने खेत को इस तरीके से भी खराब कर लेते हैं कि वो बीज की मात्रा कम रखते हैं। बीज की मात्रा कम होने के कारण खेत में ज्यादा दूरी पर पौधा होने से भी हमारी फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए बुरकाव के माध्यम से अगर बीज की बिजाई कर रहे हो तो 10 किलोग्राम बीज जरूरी है। दूसरा, अगर मशीन से आप बिजाई करना चाह रहे हैं तो 8 किलोग्राम बीज अपने खेत में जरूर डालें। कुछ साथी यहां पर पूछना चाहते हैं, क्या घर के रखे हुए गेहूं का भी हम बिजाई कर सकते हैं? बिल्कुल बिजाई कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप यहां पर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब से उसे ट्रीट करिए और बढ़िया तरीके से बिजाई करिए। आपका उत्पादन बिल्कुल कम नहीं होगा, उत्पादन बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो 8 से 10 किलोग्राम सीड आपको यहां पर यूज करना है। किस टाइप से बिजाई करनी है उसके लिए पलेवा में, जब आप पलेवा करने के लिए जा रहे हैं बड़े स्केल पर धान की कटाई होने से, यहां पर हमें पलेवा में थोड़ा ध्यान देना है। पलेवा के समय पर हमें ध्यान क्या देना है, क्योंकि अभी हमारे खेत में पुआल के अवशेष पड़े हुए हैं, उन्हें गलाने के लिए या उन्हें पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने के लिए हमें कुछ खादों की जरूरत पड़ती है। यूरिया खाद यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होने से उनके अवशेष बहुत तेजी से गलते हैं। इसलिए हमें नाइट्रोजन समथिंग 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर ले लेनी चाहिए। यानी कि यूरिया खाद हमें 35 किलोग्राम लेना है,
इसके साथ में हमें मिक्स करना है यहाँ पर चूना। चूना, भुना हुआ चूना हमें लेना होगा। 20 से 25 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से हम यूरिया खाद के साथ कोट कर सकते हैं। बहुत से साथी पूछना चाहेंगे क्या चूना हमारी मिट्टी को यहाँ पर प्रभावित नहीं करेगा? मैं आपको बता दूं कि खेत में अगर बहुत ज्यादा नमी रही है धान की फसल की वजह से, तो चूना उस नमी को कम करने में मददगार होता है। दूसरा, आपके खेत में यदि दीमक लगी हुई है, उस दीमक को बहुत तेजी से नीचे पहुंचा देगा। और तीसरा पॉइंट यह है कि चूना आपके पौधे में लगने वाली जो फंगस होती है, पौधे की जड़ों के आसपास की फंगस, उसे भी कंट्रोल करने का काम काफी तेजी से करता है। तो यहां पर चूना बहुत अहम रोल प्ले करता है। दूसरा पॉइंट यह है कि फंगिसाइड 500 ग्राम इस पानी के साथ, पलेवा के समय पर पानी के साथ में ही यूरिया खाद के साथ मिला के ही बुरकाव कर दें। मतलब 3 खाद आप पानी के साथ पलेवा के समय डाल दीजिए। चूना आप 20 से 25 किलोग्राम तक ले सकते हैं। हालांकि अगर 10 से 12 किलोग्राम भी है तो प्रति एकड़ के लिए काफी है। बहुत से किसान साथी यहां पर अगला सवाल पूछना चाहते हैं कि बेसल डोज में हमें क्या लगाना चाहिए और बेसल डोज ऐसी ही क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। बेसल डोज में आप यूरिया खाद 35 किलोग्राम लीजिए, ठीक है। 35 किलोग्राम यूरिया के साथ आप डीएपी 50 किलोग्राम ले लीजिए। गेहूं की फसल में डीएपी आप जरूर लगा लें। डीएपी आपको बहुत मदद करेगी। बहुत से किसान साथियों ने जिन्होंने धान में डीएपी नहीं लगाई होती है, उन्हें धान में डीएपी लगाने की जरूरत भी नहीं है। धान में कोई जरूरी नहीं है कि हमें डीएपी लगाना है, लेकिन गेहूं की फसल में हम 50 किलोग्राम डीएपी डाल दें तो बेहतर रहेगा। साथियों, यहां पर यूरिया खाद 35 किलोग्राम के साथ डीएपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ और रीजेंट हमें यहां पर 6 किलोग्राम जरूर डालना होगा। फंगीसाइड का कॉम्बिनेशन हमने मिट्टी तक पहुंचा दिया। अब हमें बेसल डोज के अंदर एक कीटनाशक को अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने बीज के बुरकाव के साथ में। यहां पर अगर हम रीजेंट 6 किलोग्राम ले लेते हैं तो ये हमारे खेत में बनने वाली कोई भी सुंडी गिडार है जो कि पौधे के दाने को वहां पर प्रभावित कर सकती है, पौधे की जड़ों को काला कर सकती है, या पौधे के तने को प्रभावित कर सकती है और बड़े स्केल पर बढ़ने नहीं देगा। दूसरा, यदि हम रीजेंट नहीं लगाना चाहते हैं या हमें कॉस्टली लग रहा है तो हम यहाँ पर इमीडा 500 ml ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। अपने जो भी खाद हैं उनमें कोट कर लेंगे, बुरकाव के साथ में बिखेर सकते हैं। अगला पॉइंट, फिप्रोनिल 500 ml, या फिर हम इमीडा की जगह फिप्रोनिल भी ले सकते हैं। यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक कीटनाशक हमारे लिए बहुत प्रभावी रहेगा जहां तक गेहूं की फसल का सवाल है। यह बेसल डोज की मैं बात कर रहा हूं। बहुत से किसान भाई पूछना चाहते हैं कि हमारी फसल बिगड़ती है खरपतवार की वजह से। देखिए, खरपतवार की दवा अगर सही समय पर नहीं लगा रहे हो तो आपकी फसल 100% बिगड़ेगी। देखिए, खरपतवार 3 बार आपके खेत में उग कर आता है। किस समय पर आप खरपतवार को नियंत्रित कर रहे हो यह मैटर करता है। देखिए, थोड़ा सा एक्टिव तो होना पड़ेगा अगर फसल का उत्पादन अच्छा लेना है। पहले 4 से 5 दिन के अंदर हल्का खरपतवार जर्मिनेट हो जाता है। अगर उस खरपतवार को रोकना चाहते हो तो जो अपना लगभग 36 घंटे का समय है, उस 36 घंटे के समय के अंदर अंदर आप लगभग 1 लीटर दवा यहां पर जरूर स्प्रे कर दें, लगभग 250 लीटर पानी के साथ में, ठीक है। अगर आप यहां पर स्प्रे कर देते हैं तो वो जो 3 दिन के अंदर जर्मिनेशन होने वाला खरपतवार होता है वो वहां पर न्यूट्रल हो जाता है। कुछ साथियों के लिए यहां पर एक विकट समस्या पैदा होती है 18 से 20 दिन वाली। 18 से 20 दिन में खरपतवार जर्मिनेट होता है। तीसरा समय होता है जब हम पहला पानी 28 दिन पर लगाते हैं, उस समय पर भी खरपतवार जर्मिनेट होता है। तो ये मैटर करेगा कि अगर आपने शुरुआती अवस्था वाले खरपतवार को नहीं खत्म किया तो उसकी तना जो है वो तना मजबूत हो जाता है, जड़ें ज्यादा फैल जाती हैं 28 से 30 दिन के अंदर। फिर हम कोई भी खरपतवार की दवा लगाते हैं तो वो शुरुआती अवस्था वाला खरपतवार कभी भी नहीं मरता। अब यदि हमने शुरुआती अवस्था वाले खरपतवार को नियंत्रित कर लिया 3 दिन में, तो हमारे पास चांस रहता है कि अगर 28 दिन पर हम पानी लगा रहे हैं अपने खेत के अंदर, तो 28 दिन के बाद जो खरपतवार जर्मिनेट होगा उसे हम दूसरे पानी के समय पर खत्म कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। तो आप पहला स्प्रे खरपतवार को खत्म करने के लिए 36 घंटे में अगर दे देंगे तो वो ज्यादा बेहतर साबित होगा। दूसरा पॉइंट यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से किसान साथी जब गेहूं जर्मिनेट होकर आता है पौधे में, सिर्फ उसे ऐसे छोड़ देते हैं कि 30 दिन या 28 दिन पर जब हम पहला पानी लगा रहे हैं उस समय तक कोई खाद या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये किसान साथी अपना विचार लेकर चलते हैं। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट यहां पर बताता हूं, थोड़ा सा बारीकी से समझने वाला पॉइंट है।
जैसे ही ये आपका खेत में जर्मिनेशन होकर आया पौधे का, जो भी किसान भाई यहां पर सूखे खेत में बिजाई कर रहे हो, वो किसान साथी 3 दिन में या 4 दिन में जैसे ही पानी लगाएं, पानी लगने के बाद मिट्टी जैसे ही टाइट हो, ठीक है, टाइट भी इतनी सिर्फ कि नमी बनी हो, ठीक है, अच्छी नमी हो खेत में, उस समय पर इस स्प्रे का यूज करें। और जिन भी किसान भाइयों ने पलेवा के खेत में बिजाई करी है, वो किसान साथी 12 दिन पर, ध्यान रखें 12 दिन पर काम करना है। मतलब ह्यूमिक एसिड लेना है 500 ग्राम, यूरिया खाद लेना है 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ जमीन के लिए। दोनों का मिक्स करके घोल बनाओ और एक स्प्रे दे दो। जिन किसान भाइयों ने सूखी जमीन में लगाया है वो 3 दिन पर पानी लगाने के बाद में लगा दें, और जिन किसान साथियों ने पलेवा करके लगाया है वो 12 दिन पर नेट अपने खेत में ये स्प्रे कर दें। ठीक है, अगर किसान भाइयों ये स्प्रे आपने कर दिया, ये समझिए कि फुटाव कहां से कितना निकल के आएगा आप यकीन नहीं कर पाओगे। जिन भी किसान साथियों ने पिछले सीजन में हमारे से फ्री दवाओं का उपयोग किया है, उन किसान साथियों ने इन दवाओं के जो रिजल्ट बताए हैं और जो मैंने प्रैक्टिकल किए हैं पिछले 8 से 10 सालों में, वो आपको मैं आपके सामने बता रहा हूं। जिन भी किसान साथियों ने इन बातों पर यकीन नहीं है या दूसरे किसान भाइयों की बातों पर यकीन नहीं है, वो इस बार प्रैक्टिकल करके देखें और इसका तजुर्बा देखें कि कितना अनाज हमारा उग कर आता है, फुटाव लेकर आता है। ठीक है, स्प्रे पहला कर देंगे 12 दिन पर। जिन भी किसान साथियों को यह लग रहा है कि हमारे खेत में फुटाव पहले कम रहा है और हमारे खेत में फुटाव कम रहने की वजह से उत्पादन डाउन रहे हैं, तो वो किसान साथी इस स्प्रे का यूज 20 से 22 दिन पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका पहला पानी 28 दिन पर लगेगा। जब 20 से 22 दिन के समय पर आप जो शुरुआती रूट होती हैं उन्हें देखोगे तो आपकी क्राउन रूट्स वहां पर दिखाई देने लगेंगी और 28 दिन पर जड़ों का गुबार दिखाई देगा। आपको इतना फुटाव आपके गेहूं में देखने को मिलेगा। साथियों, यहां पर यदि आप 2 स्प्रे करते हैं तो गजब के रिजल्ट होंगे। एक स्प्रे भी 12 दिन पर कर देते हैं, काफी रहेगा। ठीक है, लेकिन स्प्रे करके रिजल्ट जरूर देखना। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यहां पर फुटाव के लिए आपने ये स्प्रे कर दिया, फिर पहली सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। पहली सिंचाई का बहुत से किसान साथी पहली सिंचाई वाले समय को इतना लाइट ले लेते हैं कि उन्हें बस पानी भरने से मतलब, बाकी किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है। उत्पादन उन्हें वही चाहिए टॉप का। देखिए, अगर उत्पादन अच्छा लेना है तो थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, फसल को थोड़ा सा लाइट नहीं लेना है। यहां पर पहली सिंचाई करते समय यूरिया खाद 35 किलोग्राम ले लें, कैल्शियम क्लोराइड 3 किलोग्राम ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये स्प्रे किए हैं तो कैल्शियम क्लोराइड यहां पर गजब के रोल प्ले करेगा। देखना, यूरिया खाद के साथ में कैल्शियम क्लोराइड 3 किलोग्राम ले लीजिए, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम मिक्स करके और अपने खेत में बुरकाव करके पानी लगा दीजिए। रिजल्ट देखना कितने गजब के रिजल्ट आएंगे। आशा करता हूं आप ये बात समझ पाओगे और स्क्रीनशॉट लेकर नहीं रखोगे। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता कहकर कि सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब जो कर लेते हो ठीक है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हो और स्क्रीनशॉट के साथ में आप जब यूज करते हो इन दवाओं का, फिर आप कहते हो कि हमें रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि आप वीडियो पूरा ध्यान से सुनते ही नहीं हो। यदि आपको पूरा चार्ट फॉलो करना है तो वीडियो को ध्यान से सुना करो और उसे इंप्लीमेंट किया करो। जिस भी किसान साथी को इन दवाओं का यूज करने के बाद रिजल्ट ना मिले, वो कमेंट में पूछना, फ्री दवा दूंगा। ठीक है, जिन भी किसान भाइयों को ह्यूमिक प्लस यूरिया खाद का रिजल्ट ना मिले, वो कमेंट करना, उनको फ्री दवा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जितनी भी जमीन के लिए उन्होंने दवा यूज करी होगी। ठीक है, और ये यूज करके देखना और बताना कि कैसे रिजल्ट मिले। ये चार्ट फॉलो करो। इस चार्ट को फॉलो करने के बाद पहली सिंचाई के आधार पर या पहली सिंचाई के बाद में जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आगे का चार्ट बताऊंगा। आशा करता हूं आपको ये बात अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछना। और जो भी किसान साथी पिछले फॉर्मुलेशंस को सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो सीरियस लेना शुरू करें और फॉर्मुलेशन का यूज करना शुरू करें, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद आपको बताई जा रहे हैं। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।